है कि 13th सेंचुरी में रॉजर बेकन ने ही मॉडर्न साइंस और खासतौर पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की नींव रखी थी, जिसके बाद गैलीलियो, निकोलस कोपर्निकस, जॉन केपलर जैसे साइंस एंथुसियास्ट्स ने ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक स्टडीज दुनिया के सामने रखी जिन्होंने चर्च की एज ओल्ड मान्यताओं को भी झकझोर कर रख दिया। इस तरह जो ह्यूमनिज्म की वेव इटली से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके चलते आगे जाकर पूरे यूरोप में एक तरह का इंटर कंपटीशन छिड़ गया, जहां एक दूसरे से ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होने के साथ साथ कंपटीशन ये भी था कि कौन दूसरों को पछाड़कर एक बेहतर आर्ट, लिटरेचर या साइंटिफिक एडवांसमेंट की नई इबारत लिखता है। मॉडर्न वर्ल्ड में आने वाला एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज इसी रेनेसांस का ही एक आफ्टर इफेक्ट था, जिसने आगे जाकर सारी दुनिया बदल दी। लेकिन इस रेनेसांस के बीच एक ऑफशूट रिलीजियस अवेकनिंग और चेंज साथ साथ ही चल रहा था, जिसने यूरोपियन सोसाइटी और यहाँ के रिलीजन को रिफॉर्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। और यही कारण है कि इस मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं रेनेसांस के पूरक के रूप में देखा जाता है, जिसने यूरोपियन सोसाइटी का केंद्र बिंदु ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से हटाकर ह्यूमन सेंट्रिक बना दिया। तो चलिए अब हम इस मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। रेफॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा हमने देखा कि यूं तो 13th सेंचुरी से भी चर्च और रिलीजियस कट्टरपंथ के विरोध में स्वर बुलंद होने लगे थे, जिसका एक बड़ा कारण यह था कि धीरे धीरे ये बात जनता के दिमाग में घर कर चुकी थी कि एक और यूरोपियन रोमन कैथोलिक चर्चेस आम जनता से वर्ल्डली सफरिंग्स इंड्योर करने और पूरी तरह गॉडली बिलीफ में समर्पित रहने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर चर्च खुद पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल और टैक्सेस के थ्रू सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशन में बने रहने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, 14th सेंचुरी के मिड में फैले ब्लैक डेथ नामक प्लेग ने यूरोप की जनता का चर्च और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से मोह भंग कर दिया था। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1346 से 1353 तक फैले इस प्लेग में यूरोप की लगभग आधी आबादी मौत की नींद सो गई थी, जिसके बाद लोगों ने पहली बार चर्च की फिलॉसफी और अपने रिलीजियस बिलीफ्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में जनता का यह विरोध पुनर्जागरण या रेनेसांस की लहर के साथ और तीव्र होता चला गया। रेनेसांस के बीच सेक्युलरिज्म और ह्यूमनिज्म की आंधी में हालात कुछ यूं बदले कि 1500s आते आते समाज में चर्च या रोमन कैथोलिक रिलीजन की वो पकड़ नहीं रही जैसी एक समय में हुआ करती थी। हर्षद मेहता स्कैम के बाद अब 2025 में स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम इन स्टॉक मार्केट, प्लीज हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में और बताइए। तो मैं लोगों को बताता हूँ, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि वो AI यूज करके अपनी पूरी स्टॉक ट्रेडिंग रिसर्च को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने खुद के AI ट्रेडिंग सिस्टम्स बना के जॉब के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, नाउअडेज द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इज AI एजेंट्स। एंड AI एजेंट्स की हेल्प से आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हो, एनालाइज भी करवा सकते हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते AI इतनी सारी चीजें कर सकता है, और यही टेक्निक्स को यूज करके कितने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन रहे हैं। इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर आप भी मैनुअली स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, देन स्विच टू AI बेस्ड ट्रेडिंग राइट नाउ। And the best part is AI powered trading is not even hard to learn. You don't require some stock market degree or a coding degree to learn that. इनफैक्ट मैं अपनी 3 घंटे की वर्कशॉप बनाई है इसीलिए टू शो पीपल हाउ सिंपल इट इज टू लर्न AI एंड ChatGPT इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड you can even get started by this 3-hour workshop. And if any of your viewers wants to check that out, they can definitely check that out by clicking on the link below. We have kept the fees so affordable, just 99 rupees. So we can help more and more people to get started in the world of stock market as a complete beginner using AI and ChatGPT only. Guys, check this out. वहीं सेक्युलर आर्ट और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ने सेक्युलर आइडियाज को तेजी से समूचे यूरोप में फैला दिया, जिससे चर्चेस के लिए अपनी अथॉरिटी बनाए रखना और भी मुश्किल हो रहा था। यही नहीं, इस बीच ही कुछ पावरफुल मोनार्क्स और रूलर्स ने भी चर्च की यूरोप में फैली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर के विरुद्ध बगावत के स्वर बुलंद कर दिए।
लेकिन इस सब के बाद भी शायद जनता के बीच चर्च के विरुद्ध सबसे बड़ा वैचारिक विस्फोट तब हुआ जब धीरे धीरे चर्च और उसके प्रीस्ट्स और दूसरे उच्च पदाधिकारियों की विलासिता और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जनता के सामने आ गया। उदाहरण के लिए रेनेसांस के बाद यूरोप में बनाए जा रहे आर्टिफैक्ट्स और दूसरे लग्जरी आइटम्स की खरीद फरोख्त में चर्च सीधे शामिल था, और चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा किए जा रहे वेल्थ अक्यूमुलेशन और लग्जूरियस लाइफस्टाइल से बड़े एम्परर्स भी पीछे छूट गए थे। यही नहीं, 15th सेंचुरी के पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने खुद ये बात मानी कि वो बहुत सी मिस्ट्रेसेस को अपने साथ रखते थे, जिनसे उनके बहुत से बच्चे भी थे। वहीं लोअर क्लर्जी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के बजाय मैरिज, इलिसिट अफेयर्स और गैम्बलिंग इत्यादि में लिप्त हो गए थे। इस सब के चलते लेट 1300s और अर्ली 1400s में इंग्लैंड के जॉन वाइक्लिफ और बोहेमिया के यान ह्यूस ऑफ बोहेमिया ने आम जनता के बीच चर्च रिफॉर्म्स की वकालत शुरू की। उनका मानना था कि चर्च अब केवल आम जनता से धन की उगाही करने का जरिया बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने चर्च द्वारा लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस को बेचे जाने का भी पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उनका मत था कि इस तरह से किसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र बाइबल में देखने को नहीं मिलता। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चर्च की क्लर्जी द्वारा लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस कहे जाने वाले एक तरह का डॉक्यूमेंट बेचा जाता था, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि जो भी इन लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस को खरीदेगा वो अपने सिंस के बर्डन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने पोप और दूसरे चर्च लीडर्स के बजाय बाइबल को लाइट ऑफ द वर्ल्ड माने जाने को लेकर आंदोलन शुरू किया। वहीं इस आंदोलन को 1500s में दूसरे क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स जैसे डेसिडेरियस इरास्मस और थॉमस मोर का भी समर्थन मिला। वहीं दूसरी ओर प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से अब रोमन लैंग्वेज में लिखी गई बाइबल का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मास स्केल पर शुरू हो चुका था, जिसके चलते अब आम जनता रिलीजियस टीचिंग्स के लिए प्रीस्ट या क्लर्जी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अब वो खुद बाइबल पढ़ और समझ सकती थी। ऐसे में धीरे धीरे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का स्टेज तैयार हो चुका था, लेकिन इसका मेन कैरेक्टर अभी सेंट्रल स्टेज पर आना बाकी था। दोस्तों, इस सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस के बीच जर्मनी, जो उस समय बहुत से कंपीटिंग स्टेट्स में डिवाइडेड था, वहां रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में एक नई चिंगारी ने जन्म लिया, जो धीरे धीरे समूचे यूरोप में फैल गया। उस समय जर्मनी के विघटित होने की वजह से यहां पर पोप या एम्परर के लिए एक कलेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी इंपोज करना मुश्किल था। ऐसे में 1517 में उदय हुआ जर्मनी के एक मंक मार्टिन लूथर का, जिन्होंने कैथोलिक चर्च और पोप की मोनोपोली के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया। मार्टिन लूथर का मत था कि गॉड में फेथ रखने वाले सब बराबर हैं, इसीलिए एक पर्सन को गॉड से कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करने या बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स को केवल गॉड और बाइबल पर विश्वास करने और उसी को फॉलो करने का उपदेश दिया। उनके अनुसार किसी को भी सैल्वेशन तभी प्राप्त हो सकता है जब वो केवल गॉड और उनके फॉरगिवनेस के गिफ्ट पर अपना फेथ रखें। मार्टिन लूथर के इसी कैंपेन ने उस दौरान रोमन कैथोलिक रिलीजन के आडंबर से भरे पंथ पर गहरी चोट की। इसी तरह स्विट्जरलैंड में लूथर के आइडियाज को उल्रिच ज़्विंगली और जॉन कैल्विन ने पॉपुलराइज किया, और इसके चलते जल्द ही जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्चेस ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध तोड़ लिया। शुरू में बहुत से रूलर्स जैसे होली रोमन एम्परर चार्ल्स V और खासतौर पर पोप लेड रोमन कैथोलिक चर्चेस जैसे पोप लियो X के अंडर मार्टिन लूथर का पुरजोर विरोध हुआ। वहीं उनकी आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बीच मर्चेंट क्लास और फार्मर्स के सपोर्ट से यह कैंपेन तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। यही नहीं, कुछ रूलर्स ने भी खुद को रोम में स्थित कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से मुक्त करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स का समर्थन किया। नतीजा यह हुआ कि यूरोप की कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट्स को उनके तरीके से वर्शिप करने की आजादी दे दी। इन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में सर्मन्स डिलीवर करने के लिए पहले की तरह एलिटिस्ट लैटिन के बजाय लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिससे लोकल पब्लिक में ये और भी ज्यादा तेजी से पॉपुलर हुआ। वहीं 1529 में इंग्लैंड के रूलर हेनरी VIII ने रेफॉर्मेशन पार्लियामेंट बुलवाकर पोप से अपना संबंध तोड़ लिया। आगे जाकर इंग्लैंड के किंग या क्वीन को हेड ऑफ द चर्च घोषित कर दिया गया। यही नहीं,
कैथोलिक चर्च खुद भी इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट के आइडिया से खुद को नहीं बचा सके और उन्होंने खुद को अंदर से रिफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पेन और इटली में चर्चमैन ने सिंपल लाइफ और सर्विस ऑफ पॉर को एम्फसाइज करना शुरू कर दिया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि रेफॉर्मेशन मूवमेंट ने स्टेट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को चर्च और रिलीजन से डिसोसिएट करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आगे चलकर मॉडर्न वर्ल्ड के सेक्युलर नेशन स्टेट्स का उदय होना शुरू हुआ। यही नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च की एक सिंगल अथॉरिटी से मुक्त होकर इन यूरोपियन देशों में नेशनैलिटी की भी लहर चल पड़ी। ऐसे में अगर हम इस कहानी के सिरों को जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि वो रेनेसांस में पैदा हुए नए ह्यूमन सेंट्रिक आइडियाज और रिफॉर्मेशन में डेवलप हुए सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट ही थे जिन्होंने आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि यही वो मोड़ था जहां से मानव जाति ने मिडीवल से मॉडर्न वर्ल्ड में कदम रखा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपका परिचय मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से करवाया। साथ ही हमने यह भी देखा कि इसमें रेनेसांस और रेफॉर्मेशन मूवमेंट का क्या योगदान था। इन मूवमेंट्स ने आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे वर्ल्ड इवेंट्स को इंस्पायर और प्रोपेल किया, जिनके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री को दिशा देने में कुछ ही इवेंट्स अमेरिकन रेवोल्यूशन के जितना इंपॉर्टेंट हैं। इसने न केवल नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पहले नेशन स्टेट को जन्म दिया, बल्कि इसने कई नए रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को भी जन्म दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी जिसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम को अडॉप्ट किया। इससे पहले वर्ल्ड में मोस्टली मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती थी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर चाहे 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, 1798 का आयरलैंड रिवोल्ट या फिर 1830s के लैटिन अमेरिकन रिवोल्ट्स, सभी कहीं न कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इसका इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स में भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की इनक्रेडिबल स्टोरी का डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे क्यों और कैसे यूरोपियंस अमेरिका माइग्रेट किए, कैसे वहां गए यूरोपियंस ने एक अलग सोसाइटी बनाई, अमेरिकन सोसाइटी और यूरोपियंस के बीच क्या क्या डिफरेंसेस आए और कैसे यूरोपियंस अपने आप को यूरोपियंस नहीं बल्कि अमेरिकन आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करने लगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में यूरोपियन डिसेंट के लोग कब और क्यों सेटल करना शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रीफ में अमेरिका की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी 1492 में स्पेनिश ट्रैवलर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। वैसे तो कोलंबस यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट खोजने निकले थे, लेकिन वो पहुंच गए एक नए कॉन्टिनेंट पर। दरअसल कोलंबस प्रेजेंट डे कैरिबियन आइलैंड्स में लैंड करते हैं। उन्होंने ही इन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज नाम दिया क्योंकि उन्हें लगता था ये इंडिया का पार्ट है। कोलंबस अपने द्वारा खोजे गए कंट्रीज को इंडिया ही समझते रहे। बाद में जियोग्राफर अमेरिगो वेस्पुची ने पूरे कॉन्टिनेंट का सर्वे किया और इस न्यू वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इस नए कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। यूरोप के लिए ये न्यू वर्ल्ड था क्योंकि नए कॉन्टिनेंट्स की जानकारी उस समय किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं थी। लेकिन अमेरिका में पहले से लोग रह रहे थे जिन्हें यूरोपियंस ने नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस का नाम दिया। जैसे जैसे यूरोपियंस अमेरिका में सेटल होते गए, नेटिव इंडियंस को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद यूरोपियन पावर्स में यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की होड़ सी मच गई। इन्होंने आर्मीज भेजकर इंडिजिनस लोगों को हटाकर खुद अपने देश के लोगों को अमेरिका में सेटल करना शुरू कर दिया। यूरोप के इस अंधाधुंध परसिक्यूशन को इंडिजिनस कम्युनिटीज टॉलरेट नहीं कर पाई और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली गई। इस तरह 16th सेंचुरी से ही यूरोपियन पावर्स अमेरिका में लार्ज स्केल सेटलमेंट करने लगी थी। स्पेन ने मैक्सिको, साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की, तो पोर्चुगीज ने ब्राजील में, इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रेजेंट डे यूएस और कनाडा में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की।
कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के इस प्रोसेस में ये यूरोपियन पावर्स इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ अपने फेलो यूरोपियन कंपेटिटर्स से भी लड़ते थे। ब्रिटेन ने 1732 तक नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी। सबसे पहली कॉलोनी 1607 में वर्जीनिया स्टेट के जॉर्ज टाउन में सेटल की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे 12 और कॉलोनीज सेटल की जाती हैं। इनके नाम थे न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेटिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। लास्ट कॉलोनी जॉर्जिया थी जो कि 1732 में सेटल की गई थी। ये सारी कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड थी और इन्हें न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट किया और 1776 में अपने आप को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1775 से 1781 के बीच कॉलोनिस्ट्स और ब्रिटेन के आपस में कई वॉर्स हुए जिन्हें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। यूरोपियंस जो यूरोप छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए थे उन्हें कॉलोनिस्ट्स या सेटलर्स कहा जाता है। इन वॉर्स में ब्रिटेन की हार हुई और 1783 की पेरिस ट्रीटी के तहत उसे अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिनके कारण ब्रिटेन की कॉलोनीज ने मदर कंट्री के खिलाफ ही रिवोल्ट की। इसको समझने के लिए हमें 17th सेंचुरी अमेरिका के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल सेटअप को समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले पॉलिटिकल सेटअप को देखते हैं। पॉलिटिकल सेटअप। ब्रिटेन की सभी कॉलोनीज में एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव था। इन्हें लोकल पॉपुलेशन इलेक्ट करती थी। सबसे टॉप पर गवर्नर या मिलिट्री चीफ का पोजीशन होता था। इन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता था बल्कि इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट ब्रिटेन द्वारा किया जाता था। इन कॉलोनीज में सेटल्ड पॉपुलेशन यूरोप के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करती थी। इसमें ज्यादातर इंग्लिश डिसेंट के लोग थे। ये लोग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में यूरोप से अमेरिका आए थे। स्टार्टिंग में मदर कंट्री के साथ संपर्क सेटलर्स के हित में था। ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हेल्प प्रोवाइड करता था। कॉलोनीज की प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटेन ने कई बार नेटिव इंडियंस और फेलो यूरोपियन पावर से भी लड़ाई की। इसलिए शुरू में वहां सेटल्ड लोग ब्रिटेन की सॉवरेनिटी को मानते थे। हालांकि 1730s आते आते एक डिस्टिंक्ट अमेरिकन आइडेंटिटी का जन्म होने लगा था। अमेरिका में ही पैदा हुए सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लोग अपने आप को यूरोपियन आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देखते थे। इस डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के उभारने में 1730s तक अमेरिका की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए अब 17th सेंचुरी अमेरिका के सोशो कल्चरल सेटअप को समझते हैं। सोशो कल्चरल सेटअप। अमेरिकन सोसाइटी यूरोप के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव थी। यूरोप में रिलीजियस परसिक्यूशन एक मेजर इशू था। जिस कंट्री में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में होते वहां प्रोटेस्टेंट्स को परसिक्यूट किया जाता, वहीं प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी कंट्री कैथोलिक्स को परसिक्यूट करती थी। अमेरिका इन सब मामले में बिल्कुल अलग था। यूरोप से आए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही यहां शांति से रहते थे। रिलीजन को प्राइवेट मैटर की तरह ट्रीट किया जाता था। रिलीजियस वायलेंस के एब्सेंट होने की एक मुख्य वजह यह भी थी कि यूरोप के मुकाबले अमेरिका स्क्रैच से डेवलप कर रहा था। कॉलोनिस्ट्स अपने साथ कोई रिलीजियस बैगेज नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा वो यूरोप में स्टार्ट हुए रेनेसांस और एनलाइटनमेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। इसलिए उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी और प्राइवेट मैटर था। रेनेसांस से निकले नए आइडियाज और व्यूज को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने कई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 1693, येल यूनिवर्सिटी 1701, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1745 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रैशनल थॉट्स और साइंटिफिक थिंकिंग स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कई नए आइडियाज जैसे रिपब्लिकनिज्म, इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, फ्री स्पीच एक्सेट्रा को पॉपुलराइज करने में इन यूनिवर्सिटीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा। अमेरिकन सोसाइटी की एक और खास बात थी कि यहां बस दो ही क्लासेस थे, रिच और पुअर। यूरोप की तरह यहां कोई नोबिलिटी या सामंत वर्ग नहीं था।
बर्थ से किसी को भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दिया जाता था। सारे पोजीशंस मेरिट से कमाए जाते थे। अमेरिकन सोसाइटी के इस एटीट्यूड से वहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना आसान हुआ। सोशो कल्चरल सेटअप के बाद आइए इकोनॉमिक सेटअप पर नजर डालते हैं। इकोनॉमिक सेटअप। अमेरिका का इकोनॉमिक सेटअप कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन या पूंजीवादी व्यवस्था पर बेस्ड था। इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। गुड्स का प्रोडक्शन मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में जो भी लोग यूरोप से सेटल होने आए थे, उनका एक मकसद इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना था, क्योंकि अमेरिका एक नई कंट्री थी। इसलिए वहां ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलप करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। 1607 में अमेरिका में पहली इंग्लिश कॉलोनी एस्टैब्लिश होने के 150 साल के अंदर ही अमेरिका में एक वाइब्रेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो चुका था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो फार्मर्स टोबैको, कॉटन, शुगर केन जैसे क्रॉप्स उगाते थे, जिसका एक मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके साथ ही शिप बिल्डिंग, टिम्बर और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में भी काफी प्रोग्रेस देखी गई थी। कॉलोनीज आपस में ट्रेड के साथ अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ यानी यूरोप में भी गुड्स एक्सपोर्ट किया करती थी। जहां 13 कॉलोनीज में सेटल्ड कॉलोनिस्ट्स अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन इन्हें इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नजर से देखता था। ब्रिटेन अपनी अमेरिकन कॉलोनीज के लिए ऐसे ट्रेड पॉलिसीज डिजाइन करता था जिसका मैक्सिमम बेनिफिट ब्रिटेन की पॉपुलेशन को हो, न कि अमेरिका में सेटल्ड लोगों को। आइए ब्रिटेन की कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज के बारे में जानें जिसके कारण कॉलोनीज के साथ उसकी तकरार बढ़ी। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज इन अमेरिका। अमेरिकन ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई एक्ट्स पास किए। इनमें से कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट्स थे। 1651 का नेविगेशन एक्ट, 1660 का इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट, 1663 का स्टेपल एक्ट और 1750 का आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट। 1651 के नेविगेशन एक्ट के द्वारा ट्रेड के लिए केवल ब्रिटिश शिप्स के इस्तेमाल को मैंडेटरी कर दिया गया था। 1660 के एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज को शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो केवल ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। 1663 के स्टेपल एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज के गुड्स को किसी भी देश में एक्सपोर्ट करने से पहले ब्रिटेन ले जाना मैंडेटरी कर दिया गया। 1750 के आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट के द्वारा इन कमोडिटीज का ब्रिटेन से इंपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया। इन्हें अमेरिकन कॉलोनीज में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार 1750 के दशक तक यह क्लियर हो गया था कि ब्रिटेन को केवल अपने होमलैंड के बेनिफिट्स और प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्ट था। अमेरिकन कॉलोनीज पे उनका रूल मोस्टली ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए था। ब्रिटेन की इन पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिकन कॉलोनीज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने 1754 में ऑल्बनी कांग्रेस का आयोजन किया। इसके आयोजन का मकसद था ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना और कॉलोनीज के फ्यूचर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करना। इस कांग्रेस में अमेरिका की 13 कॉलोनीज में से 7 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। यहां अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सभी कॉलोनीज को मिलाकर अमेरिकन यूनियन बनाने का प्रपोजल रखा। हालांकि उस समय इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण यह था कि उस समय अमेरिकन कॉलोनीज फ्रेंच अग्रेशन फेस कर रही थी। फ्रेंच नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर के वेस्टर्न साइड के एरियाज में सेटल थे, लेकिन वो इंग्लैंड की कॉलोनीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंच थ्रेट को देखते हुए कॉलोनीज ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहती थी जिससे ब्रिटिश पोजीशन कमजोर पड़ जाए। इसलिए ऑल्बनी कांग्रेस में बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1754 से 1763 तक 7 इयर्स वॉर लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटेन की जीत जरूर हुई, लेकिन इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन का सीड भी प्लांट कर दिया।
आइए जानते हैं कैसे 7 इयर्स वॉर आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन का कारण बना। 7 इयर्स वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ 7 ईयर वॉर केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप और इंडिया में भी लड़ा गया। इसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 7 इयर्स वॉर का मेन मकसद अपने अपने कॉलोनियल पोजेशंस को सिक्योर करना था। अमेरिका में ब्रिटेन की ईस्ट कोस्ट पर 13 कॉलोनीज थी, जिनका एक्सटेंशन वेस्ट में एपलेचियन माउंटेन्स तक था। फ्रांस के कंट्रोल में एपलेचियन माउंटेन्स के बियॉन्ड के एरियाज थे। इसके अलावा साउथ में लुइसियाना से लेकर नॉर्थ में अमेरिका के ग्रेट लेक्स रीजन तक भी फ्रांस का कंट्रोल था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज पर कब्जा कर अपनी खुद की टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। 7 इयर्स वॉर 1763 में खत्म हुआ। इसमें फ्रांस की हार हुई और उसे अपनी नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज ब्रिटेन को सरेंडर करनी पड़ी। लेकिन वॉर से ब्रिटेन को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 7 इयर्स वॉर के बाद ब्रिटेन ने जो पॉलिसीज अपनाई उसने अमेरिकन्स में इंडिपेंडेंस की भावना जगा दी। दोस्तों, 7 साल के इस युद्ध ने ब्रिटेन को काफी डेट में डाल दिया था। डेट रिकवर करने के लिए ब्रिटेन ने कॉलोनीज पर कई नए टैक्सेस लगाए। ब्रिटेन का मानना था कि 7 इयर्स वॉर कॉलोनिस्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के फेवर में था, इसलिए ये नए टैक्सेस जायज हैं। 7 इयर्स वॉर के बाद ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ अनपॉपुलर टैक्सेस और लेजिस्लेशंस थे शुगर एक्ट ऑफ 1764, क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764, स्टैंप एक्ट ऑफ 1765। शुगर एक्ट ऑफ 1764 के द्वारा कॉलोनिस्ट्स को शुगर केवल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया। क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764 के द्वारा अमेरिका में पोस्टेड ब्रिटिश सोल्जर्स का खर्चा कॉलोनिस्ट्स के ऊपर डाल दिया गया। स्टैंप एक्ट ऑफ 1765 के द्वारा अमेरिका में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा पर स्टैंप टैक्स देना मैंडेटरी कर दिया गया। इन एक्ट्स का अमेरिकन कॉलोनीज में जमकर विरोध हुआ। ब्रिटेन इन टैक्सेस को वैलिड मानता था, क्योंकि इनका यूज अमेरिकन कॉलोनीज की प्रोटेक्शन के लिए ही किया जाना था। लेकिन अमेरिकन्स का मानना था कि टैक्स लगाने का अधिकार केवल लोकल लेजिस्लेचर्स का होना चाहिए, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यहीं से अमेरिकन रेवोल्यूशन का फेमस स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जन्म हुआ। अमेरिकन्स का मानना था कि क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भी अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकन कॉलोनीज पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। स्टैंप एक्ट के विरोध में अमेरिकन लीडर सैमुअल एडम्स ने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। यह ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन के साथ ट्रेड और उसके गुड्स को बॉयकॉट करने का प्रचार करता है। सन्स ऑफ लिबर्टी ने कई अमेरिकन सिटीज में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के मुद्दे को पॉपुलर किया। इसके लिए कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश की गई। इन कमिटीज ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। स्टैंप एक्ट का काफी विरोध होने के कारण ब्रिटेन को इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन 1765 में ब्रिटेन ने डिक्लेरेटरी एक्ट पास किया, जिसका मेन मकसद यह बताना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश किंग के पास ही सभी ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए लॉज बनाने का अधिकार है। इसी के तहत 1767 में टाउनसेंड एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा टी, पेपर, ग्लास, लेड, पेंट जैसे इसेंशियल आइटम्स पर टैक्स लगाया गया। टाउनसेंड एक्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज को किसी भी घर या शिप को सर्च करने का अधिकार भी देता था। टाउनसेंड एक्ट का भी कॉलोनीज में जमकर विरोध हुआ। टाउनसेंड एक्ट के अगेंस्ट हो रहे ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान बॉस्टन में अमेरिकन क्राउड के ऊपर ब्रिटिश सोल्जर्स ने फायरिंग कर दी। इस इवेंट को बॉस्टन मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। बॉस्टन मैसेकर के बाद कॉलोनीज में ब्रिटेन के खिलाफ विरोध और तीव्र हो गया। चारों तरफ हो रहे प्रोटेस्ट्स को देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने अमेरिकन कॉलोनीज पर लगाए सारे नए टैक्सेस को वापस ले लिया, केवल टी टैक्स को छोड़कर। टी ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। इंडिया और दूसरे एशियन कंट्रीज से टी लेकर ब्रिटेन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था। 1773 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने टी ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए टी एक्ट पास किया। टी एक्ट का अमेरिकन कॉलोनीज में विरोध हुआ। कॉलोनिस्ट्स का मानना था कि बिना अमेरिकन पीपल के कंसेंट के उनके ऊपर कोई भी टैक्स या एक्ट नहीं लगाया जा सकता।
बॉस्टन हार्बर पर सैमुअल एडम्स की लीडरशिप में ब्रिटिश शिप से कई टी कंटेनर्स को समुद्र में फेंक दिया गया। इस इवेंट को अमेरिकन हिस्ट्री में बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। यहां से अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटेन के रिश्तों में दरार काफी बढ़ गई। अमेरिकन कॉलोनीज पर अपनी सॉवरेनिटी दिखाने के लिए और प्रोटेस्टर्स को सबक सिखाने के लिए 1774 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनटॉलरेंस एक्ट पास किया। इनटॉलरेबल एक्ट्स के द्वारा सभी पॉलिटिकल मीटिंग्स को बैन कर दिया गया। बॉस्टन पोर्ट को तब तक के लिए क्लोज कर दिया गया जब तक बॉस्टन टी पार्टी के कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाता या ब्रिटेन को बॉस्टन में हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाती। इनटॉलरेबल एक्ट्स के रिस्पांस में अमेरिकन कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया। इस कांग्रेस में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और डोमेस्टिक गुड्स को यूज करना इंपॉर्टेंट था। इस दौरान कई अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स लोगों के बीच जाकर ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस की वकालत करने लगे। इनमें थॉमस पेन इंपॉर्टेंट थे, जिनके द्वारा लिखा गया पैम्फलेट कॉमन सेंस 1775-1776 में काफी पॉपुलर हुआ। कॉमन सेंस में पेन ने आसान भाषा का प्रयोग करते हुए अमेरिकन्स को ब्रिटेन से आजाद होने के फायदे समझाए। 1776 की शुरुआत में सभी कॉलोनीज ने ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सपेल कर दिया और कॉलोनीज सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने लगी। ऐसी सिचुएशन में 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन हुआ। फिलाडेल्फिया में हुए इस सेकेंड कांग्रेस में 4 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्लेज अडॉप्ट किया गया। इस प्लेज के अनुसार अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 4 जुलाई को आज भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने अमेरिकन कॉलोनीज पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1776 से 1781 के बीच अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटेन को लॉर्ड कॉर्नवालिस लीड कर रहे थे और अमेरिकन कॉलोनीज के लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इस वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज को स्पेन और फ्रांस का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि इनकी ब्रिटेन से पुरानी राइवलरी रही थी। 1781 में यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस के सरेंडर के साथ ये वॉर खत्म हुआ। इसके बाद 1783 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन कॉलोनीज ने 1787 में फिलाडेल्फिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसको जॉर्ज वॉशिंगटन ने चेयर किया। कन्वेंशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, जिसने एक फेडरल अमेरिकन यूनियन को जन्म दिया। इस तरह 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने साथ आकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किया। आइए अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस से वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड के सबसे पहले रिपब्लिकन स्टेट को जन्म दिया। रिपब्लिकनिज्म का अर्थ होता है कि स्टेट का चीफ हेरेडिटरी नहीं होगा। कोई भी अपनी मेरिट से कंट्री की टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता था। इसके लिए रेगुलर इलेक्शन प्रोसेस का प्रबंध किया गया। जिस समय ज्यादातर देशों में मोनार्कीज थी, उस समय यह अरेंजमेंट अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करने का प्रस्ताव रखा। ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट का जन्म अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से ही हुआ था। बिल ऑफ राइट्स ने सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट काफी फ्रीडम्स दिए। आने वाले समय में इसी से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ऐड किया गया। इसके अलावा यूरोप की पॉलिटी के लिए भी अमेरिकन रेवोल्यूशन गेम चेंजर था। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फ्रांस के 1789 रेवोल्यूशन में देखा जा सकता है, जहां लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की डिमांड फ्रेंच मोनार्क के सामने रखी। 1798 का आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी इससे इंस्पायर्ड था। अमेरिकन स्टेट के फॉर्मेशन को एक्चुअली मॉडर्न नेशन स्टेट का ब्लूप्रिंट भी समझा जा सकता है। रिपब्लिकनिज्म, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फेडरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बैकबोन है, एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड पॉलिटी को एक नई दिशा दी। मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर स्टेट का फॉर्मेशन अमेरिकन रेवोल्यूशन का लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट माना जा सकता है।
अमेरिकन सिविल वॉर। दोस्तों, आज अमेरिका को पूरे विश्व में एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। वहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहे जाने वाले इस देश का अस्तित्व ही खतरे में था। यूनाइटेड की आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़ा हो गया था। देश के अंदर ही गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया था। सिविल वॉर का मतलब उस वॉर से है जो एक देश के अंदर ही दो ग्रुप्स में लड़ा गया हो। इस वॉर को इंट्रा स्टेट वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वॉर एक कंट्री की इंटरनल बाउंड्री के अंदर ही सीमित होता है। सिविल वॉर का मेन मोटिव होता है देश के किसी एक रीजन को अपने कंट्रोल में करना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ विरोध करना। और ऐसा ही एक सिविल वॉर अमेरिका में भी हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 तक चला। ये वॉर अमेरिकन यूनियन के लॉयल नॉर्दर्न स्टेट्स और 7 सदर्न स्टेट्स के बीच में हुआ। ये सभी सदर्न स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका से अलग होकर एक सेपरेट नेशन यानी कि कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण करना चाहते थे। इस वॉर का अमेरिकन सोसाइटी और उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस पर काफी गहरा प्रभाव हुआ। इसके साथ ही इस सिविल वॉर को अमेरिका की सबसे भयानक त्रासदी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 6,20,000 अमेरिकन सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये संख्या वर्ष 1861 में अमेरिका की 2% आबादी के बराबर थी। पर आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से यह सिविल वॉर हुआ? आइए जानते हैं रीजंस बिहाइंड अमेरिकन सिविल वॉर। अगर अमेरिकन सिविल वॉर के मुख्य कारणों की बात करें तो वो था अमेरिका में फैला हुआ स्लेवरी सिस्टम और अमेरिकन यूनियन के दो हिस्से यानी नॉर्थ और साउथ के बीच की इनइक्वालिटी। ये दोनों रीजंस आपस में कनेक्टेड भी थे। और ये कैसे हुआ, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और इसने अमेरिका को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेकिन इस रेवोल्यूशन का एक लिमिटेशन भी था और वो था इसके इंपैक्ट्स नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स तक ही सीमित रहते हैं। सदर्न स्टेट्स में इसका प्रभाव न के बराबर देखने को मिलता है। यहां पहले की तरह अभी भी एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट ऑक्यूपेशन बना हुआ था। इसीलिए ये रीजन नॉर्दर्न स्टेट्स की तुलना में काफी बैकवर्ड था। इन स्टेट्स में कॉटन और टोबैको जैसे कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर होता था। ये क्रॉप्स लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। सदर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लेबर्स के तौर पर स्लेव्स का इस्तेमाल होता था। स्लेव लेबर की वजह से ही यहां एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बना हुआ था। इसी बीच अमेरिकन टेरिटरी का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हो गया और सदर्न स्टेट्स के कई लीडर्स न्यूली फॉर्म्ड वेस्टर्न स्टेट्स में भी स्लेवरी सिस्टम का एक्सपेंशन चाहते थे। उनका कहना था कि इन वेस्टर्न टेरिटरीज में स्लेवरी लीगलाइज्ड रहनी चाहिए।